जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टॉपिक। यूएनएससी एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा चर्चा में रहता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आर्टिकल भी पढ़ते होंगे तो आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि यूएनएससी कहीं ना कहीं आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और यूएनएससी इंपॉर्टेंट भी है। वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो इसी से डिटरमाइन होता है। इसमें टोटल 10 मेंबर हैं नॉन परमानेंट और 5 मेंबर है परमानेंट। टोटल 15 मेंबर्स यूएनएससी के अंदर है। और इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर है वो आज के टाइम पे आप देखोगे तो इतना उनका जो नंबर है वो लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। इसके वजह से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनका जो इंटरेस्ट है वो इसमें कहीं ना कहीं थ्रेटन होता है। अगर आप आगे भी देखोगे तो इंडिया के जो एफर्ट्स है टुवर्ड गेटिंग ए सीट एट यूएनएससी वो कंसिस्टेंट है और इंडिया काफी कमिटेड है कि वो अपनी सीट्स को लेकर रहेगा यूएनएससी में। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पर देखोगे 1945 की बात तो अलग है। 1945 में जो कंडीशंस थी वो आज नहीं है। आज की कंडीशंस 1945 कंडीशन से काफी डिफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूएनएससी में रिफॉर्म लाया जाए और इंडिया की भी सीट उसमें एक हो, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। इंडिया रिप्रेजेंट रिटेल मॉडल ऑन बिहाफ ऑफ द G4 नेशंस फॉर द यूएनएससी रिफॉर्म दैट डिस्प्ले फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द बीटो। अगर हम बात करें यूएनएससी की तो यूएनएससी एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इवन इंडिया के लिए नहीं बल्कि अगर आप किसी भी कंट्री की बात करो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज में अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है वर्ल्ड लेवल पे तो यूएनएससी का काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्रिटिकल रोल होता है। और एक मॉडल है जी4 मॉडल जो बेसिकली इंडिया प्रेजेंट करता है इन द फ्रंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कि हाँ इन कंट्रीज को भी परमानेंट मेंबरशिप दी जाए इन द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें जी4 स्टैंड्स फॉर द ब्राजील, जर्मनी, जापान एंड इंडिया। ये कंट्रीज हैं जो जी4 को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर डिबेट, डायलॉग एंड फाइनल निगोशिएशंस में। और अगर बात करोगे यहाँ पे यूएन की तो यूएन के भी काफी सारे मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ देयर शुड बी द रिफॉर्म इन द यूएनएससी। यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। ऐसी जो मेजोरिटी ऑफ द यूएन मेंबर्स है उसको सपोर्ट करते हैं। और आज के टाइम पर इंडिया की आप बात करोगे तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अगर आप पॉपुलेशन में देखोगे तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, जो उसको सबसे यूनिक बनाता है। हालांकि एक ड्रॉबैक भी है पर इसके साथ साथ ये एक पॉजिटिव थिंग भी है। क्यों? अगर आप इंडिया को देखोगे तो आज के टाइम पर इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट है, जिसकी वजह से आप रशिया की बात करो, आप चाहे यूके की बात करो, फ्रांस की बात करो या यूएसए की बात करो, इन कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्योंकि जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जहां ज्यादा मार्केट होगी, वहीं डिफरेंट कंट्रीज वहां पर आके इन्वेस्ट करेंगे और बेसिकली इट विल लीड टू इंडियाज डेवलपमेंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखोगे तो जो इंडिया की ग्रोथ है वो रिमार्केबल है। और जो जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडिया का स्टांस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री इंडिया को एज इंडिया मानता है। पहले आप देखोगे तो इतनी इंपॉर्टेंस इंडिया को नहीं दी जाती थी, पर अब आप देखोगे तो इंडिया को हर कोई मानता है कि हाँ इंडिया की प्रेजेंस कुछ मैटर करती है। कुछ नहीं बल्कि इंडिया की प्रेजेंट ही बहुत कुछ मैटर करती है। और अगर आगे बात करें तो जो रुचिरा कंबोज ये बेसिकली इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन में पार्टिसिपेट करती है। बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के बारे में ही ये कहती हैं कि आने वाली जो 80th एनिवर्सरी है नेक्स्ट ईयर, जो 80th एनिवर्सरी है यूएन की वो आने वाली है। क्यों? क्योंकि 1945 में आपने सुना होगा 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी और अब 2025 में इसको 80 ईयर्स हो जाएंगी। और उसमें ये कहती हैं कि जितने भी पेंडिंग लॉन्ग पेंडिंग सब्जेक्ट्स जो काम छूटे पड़े हैं, बेसिकली ये बात कर रही हैं यूएनएससी रिफॉर्म के बारे में, को परमानेंट सीट दिलाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी बात कर रही है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। इवन इंडिया ही नहीं, जापान जैसे देश, ब्राजील, जर्मनी भी इसके लिए आगे है। अगर 1945 की आप बात करोगे तो 1945 का जो टाइम था वो रियली डिफरेंट। उससे पहले आपने लीग ऑफ नेशन के बारे में सुना होगा। एक बॉडी थी जो वर्ल्ड को रेगुलेट करने के लिए बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ये बॉडी है यूएनओ ये बनी थी। पर आज के टाइम पे आप देखोगे जो मॉडर्न एरा है, जो 21 सेंचुरी है, उसके हिसाब से जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी वर्किंग है वो इतनी इफिशियंट नहीं है। और इसके वजह से जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज है वो दब जाती है। अगर डिसीजन मेकिंग की आप बात करोगे तो डिसीजन मेकिंग पे इससे काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर वर्ल्ड लेवल पर आप डिसीजन लोगे, इवन आप जो गाजा इसराइल की आपने सुना होगा, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस टॉपिक ही रहा है। अभी भी आप देखोगे तो
रेगुलरली इजराइल गाजा पर अटैक कर रहा है और जो यूएसए है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है इजराइल को, और उसके पास भी वीटो है, और गाजा को इनडायरेक्टली आप कह सकते हो रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहा है, और दोनों कंट्रीज के पास वीटो है। तो इससे कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर यहाँ पे डिसाइड होता है और ये पता लगता है कि हाँ, जो यूएन है, यूएनएससी है, वो कितनी इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। इसको आप सब देख सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे G4 मॉडल के बारे में। G4 मॉडल ये कहता है कि आज के टाइम पर जो यूएनएससी है उसके अंदर 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिनका टेन्योर हर 2 साल बाद चेंज होता है। ठीक है, अगर इनकी बात करें 15 कंट्रीज की, तो इनको बदल के 25 से 26 कंट्री बनाने की बात की गई है, जिसमें से 6 परमानेंट मेंबर होंगे और 4 से 5 कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। और जो ये न्यू परमानेंट मेंबर होंगे 6, ये बेसिकली अफ्रीकन स्टेट से ले जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से एक भी कंट्री रिप्रेजेंट नहीं करता है अफ्रीका को इन द यूएन। और एशिया पैसिफिक स्टेट्स के जो कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका के, कैरेबियन सी के और वेस्टर्न यूरोप के, और जो बचे कुछ और अदर स्टेट्स हैं वहां से इनको लिया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे थे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इशू आता है तो उस पर डिसीजन लेने में यूएन की जो इस टाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इनेबल होता है फॉर मेकिंग द राइट डिसीजन ओवर द कॉन्फ्लिक्टिंग इशूज। इवन जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी होती है उसके वजह से, उस स्ट्रक्चर की वजह से काफी टाइम थ्रेट हो जाती है, और इसके वजह से काफी टाइम हमको सेटबैक भी देखने के लिए मिलते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि आज के टाइम पे जो यूएनएससी की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो सही है, क्योंकि ये एक ग्रेव इनजस्टिस है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे कि बात की अफ्रीकन कंट्रीज, इवन जो साउथ अमेरिका है वहां से भी कोई कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं है, इवन ऑस्ट्रेलिया का भी कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। ऐसे टाइम पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि रिफॉर्म के लिए एक आवाज उठाई जाए, और इस इनजस्टिस के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज, अगर डेवलपिंग कंट्रीज के पास कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा जो उनकी बात यूएन में रख सके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएनएससी। ठीक है, अगर यूएनएससी में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा डेवलपिंग कंट्रीज का, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, उनके इंटरेस्ट को कई बार थ्रेट भी किया जा सकता है। और आज के टाइम पर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज ही यूएन की परमानेंट मेंबरशिप लेके बैठे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज के टाइम पे फ्रांस के साथ इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं। जो फ्रांस की इस टाइम यूएन की एम्बेसडर है रिवरी, सपोर्ट करती। इवन फ्रांस ही नहीं, बल्कि अगर आप बात करोगे अदर कंट्रीज की, तो अदर कंट्रीज भी एक वास्ट मेजोरिटी है जो इसको सपोर्ट करती है। इंडिया की भी आप बात करोगे तो काफी ज्यादा वोटिंग इंडिया हर बार जीत लेता है, इसी के लिए कि इंडिया की सीट यूएनएससी में होनी चाहिए, और G4 मॉडल को एक बार लागू किया जाना चाहिए। 80 जो एनिवर्सरी आने वाली है यूएन की, उस पर कोई बड़ा धमाका होना चाहिए, और यूएन में इंडिया की सीट पक्की होनी चाहिए। इस मॉडल से काफी टाइम हमें अंदाजा लग जाता है कि हाँ, कुछ तो नया होने वाला है, और इंडिया के जो कंसिस्टेंट एफर्ट है वो रियली कुछ आउटपुट निकाल के हमें देंगे। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, पुराने जमाने के कंपेयर में इंडिया का जो इंस्टांस आज है वो रियली डिफरेंट है। आगे जो नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू।